जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू जी। आई एम कोमल फैसल जी। आई एम psychologist, trainer and educationist for almost 26 years now. So आज मुझे आपके साथ हम बात करेंगे सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में। वेलबींग जो है अब उसकी डेफिनेशन ही बदल गई है काफ़ी सालों से। अब हम जब वेलबींग की बात करते हैं तो हम एक कंप्लीट होलिस्टिक व्यू की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि आपका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल स्टेट कैसा है। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिल के वेलबींग बनाते हैं। ये वैसे ही है कि अब सर स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको। पहले भी ग्रुप में शेयरिंग का इशू हो रहा था, जो हमारा रिसोर्स का ग्रुप है उसमें बाद में शेयरिंग कर देंगे, क्योंकि पहले भी स्लाइड शेयर में कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से 15-20 मिनट ज़ाया हुए थे, which I would not like to waste now. You will get the slides once the lecture is done. I'll send them into the group जिसके हम सब members हैं, ठीक है। So थोड़ा सा हम लर्न करने की कोशिश करते हैं, ये स्लाइड कल्चर से थोड़ा सा बाहर निकल के हम एक मेच्योर टॉक की तरफ आते हैं। वेयर अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं वेलबींग की। वेलबींग का कॉन्सेप्ट जो बदल गया है, पहले शायद वेलबींग को हम हालचाल समझते थे। वेलबींग को कोई लोग जो थे वो फाइनेंशियल वेलबींग को एक एस्पेक्ट को ले आते थे। ये वैसे ही था जैसे कुछ 10-15 साल पहले हेल्थ का मतलब होता था कि आपका फिजिकल वेलबींग। बट थिंग्स हैव चेंज, थिंग्स हैव इवॉल्व। सो नाउ टुडे अगर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। आप में उसका फिजिकल है, आपका मेंटल है, आपका सोशियो इकोनॉमिक है, ये सब मिलके आपका एक वेलबींग बनाता है। सिमिलरली जब हम सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करेंगे तो वेलबींग में ये सारे एस्पेक्ट्स पहले आ जाएंगे आपके। उसके साथ हम एक और वर्ड जोड़ देते हैं जो है सब्जेक्टिव वेलबींग। अब लेट्स सी कि सब्जेक्टिव वेलबींग या इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। दिस हैज बीन अ कॉन्सेप्ट समवेयर 1984-5 में ओरिजिनेट किया था एडना ने। अब वहां पर जब उसने बात की तो सब्जेक्टिव वेलबींग की उसने ऐसे बात शुरू की कि भाई हाउ यू एवेलुएट एंड रिलेट योरसेल्फ एंड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एक इंसान के तौर पे मैं अपनी लाइफ को किस तरह से एवेलुएट करती हूँ। जब मैं उसको एवेलुएट करती हूँ तो क्या मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्या मुझे एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, क्या मुझे वो एक जब एवेलुएशन मैं अपनी कर रही हूँ जिसमें मेरी थॉट प्रोसेस भी इन्वॉल्व है और मेरा इमोशंस भी मैं उसको एवेलुएट कर रही हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट आई एम गोइंग। अगर तो मेरा सब्जेक्टिव वेलबींग मेंटेन्ड है and I have very positive feeling and assessment, so this means I'm happy, this means I'm contented. So subjective well-being का cognitive aspect भी आ जाता है जिसमें हम mentally evaluate करके अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इन 10 साल में मैंने क्या किया, 15 साल में मैंने क्या किया, और फिर उसको जो अवेलुएशन है, क्या मैं अपना आप को कहीं पा रही हूँ, क्या मैं मतलब व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आई गेट। तो सब्जेक्टिव वेलबींग आपका पर्सनली भी होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है जहाँ पर आप अपने पर्सनल एवेलुएशंस, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक जो आपकी असेसमेंट है। हर बंदे की अपनी सब्जेक्टिव वेलबींग है। और एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वेलबींग भी आ जाता है जिसमें हम मटेरियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो जब इन सबको हम इकट्ठा कर देते हैं तो एक कंप्लीट स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग बन जाता है जिसमें बेसिकली हाउ आई एम गोइंग टू बी, ये जो डायना का कॉन्सेप्ट है कि मैं अपनी लाइफ की इमोशनल और मेंटली तौर पे मैं अपनी लाइफ को एवेलुएशन अपने आप की, अपनी लाइफ की कैसे करती हूँ। वो कहता है कि आपका सब्जेक्टिव वेलबींग पे जब हम बात करते हैं, जब अपना मॉडल देता है तो उसमें कहता है कि इस सब्जेक्टिव वेलबींग को डिफाइन करने के लिए हमने देखना है कि
उसके फ्रीक्वेंटली वो एक इंसान जो है फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस उसके आते हैं, कम कम नेगेटिव इमोशंस को वो केटर करता है, और इसके बेस पे वो मेंटली अपनी लाइफ को किस तरह से एवेलुएट करता है। बहुत सी रिसर्चेस हो रही हैं, ऑनगोइंग है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत काम इस सिलसिले में हो रहा है कि भाई क्योंकि इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि ये आपकी स्टेट ऑफ वेलबींग जो है, आपकी कंटेंटमेंट, आपकी हैप्पीनेस डायरेक्टली प्रिडिक्ट करेगी आपकी फिजिकल, मेंटल और ऑक्यूपेशनल वेलबींग। और ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ के जितना मर्जी हम कह लें, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल, सर मैंने स्लाइड्स का बोला है, कैन वी लर्न फ्रॉम ईच अदर? ये स्लाइड कल्चर से थोड़ा सा बाहर निकलें, आपको मिल जाती हैं। उसका शेयरिंग का कुछ इश्यूज था, अभी जब लेक्चर खत्म होगा मैं ग्रुप में भेज दूंगी, वो मैंने आईटी वालों को भेज दिए, वो शायद आपको सर्कुलेट कर देंगे। सो जब हम कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग की बात करते हैं तो हमें ये बात रियलाइज करने की जरूरत है कि ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम पे एप्लीकेबल नहीं है। ये हम सब इंसानों में रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से कल्चर्स हैं जो हमारी तरह मटेरियलिस्टिक नहीं है एंड दे आर मोर हैप्पी, क्योंकि वो उनके लिए हैप्पीनेस टुडे एक्चुअली has become something that we should all be working for. अब हमने सबसे पहले देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी जो सब्जेक्टिव वेलबींग है, जो स्टेट ऑफ वेलबींग की जो हम बात कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो आपके सब्जेक्टिव वेलबींग को बनने में, स्टैब्लिश करने में और रिटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। पहली चीज, ऑफ कोर्स हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, इट्स द मनी, क्योंकि मनी से आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड, होम, शेल्टर, ये सारी चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा हम अपने अंदर देखें तो इट्स गोइंग टू बी अ पर्सनालिटी टाइप। अब पर्सनालिटी टाइप में बहुत सी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, बट every type is not related to this subjective well-being, but yes, हमारे पास काफी सब्सटेंशियल रिसर्च सपोर्ट है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक्सट्रोवर्ट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका वेलबींग इज सब्जेक्टिव वेलबींग इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर इंट्रोवर्ट। फिर आपका माइंडसेट, क्या आप पॉजिटिव थिंकर हैं, क्या आप पेसिमिस्टिक हैं, आपकी लाइफ में आपको कितनी इमोशनल सपोर्ट मिलती है, ये छोटी छोटी चीजें मिलके आप कितने रिजिलियंट हैं लाइफ में, ये बेसिकली ये छोटे 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 फैक्टर्स जो मैं आपसे हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग के प्रेडिक्टर्स हैं, ये रीजंस हैं। इनकी वजह से ही आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग जो है वो डेवलप भी होती है, डिटरमिन भी होती है, और इन्हीं फैक्टर्स की एब्सेंस और इम्बैलेंस की वजह से आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग अफेक्ट भी हो जाती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट इज दैट वी नीड टू रिकग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट कि इसके कितने ज्यादा आपके बेनिफिट्स हैं, वो चाहे आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं या आपकी ऑक्यूपेशनल बेनिफिट्स हैं। पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। आपका सब्जेक्टिव वेलबींग मेंटेन्ड है, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है, आपकी सारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज है उसमें आप गिव अप नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोग्राम ही पॉजिटिव माइंडसेट से किया। आपकी हीलिंग डायरेक्टली आपके माइंडसेट से रिलेटेड है। अगर आप अपने आप को उस पॉजिटिव स्टेट में लेके आते हैं तो आप, बहुत सी स्टडीज हैं
इवन कैंसर पेशेंट्स पे भी स्टडीज हैं हमारे पास हेल्थ साइकोलॉजी में, जो बार बार प्रूफ ही देती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव इमेजरी से उनका स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, उनका बॉडी का रिस्पॉन्स जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूरेटेड हो गया, उनकी हीलिंग्स अच्छी हो गई। नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और फिर छोटे 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 करते करते फिर एक बड़ी फिजिकल डिजीज हो जाएगी। सो डायरेक्टली पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वही है। जाहिर है अगर आपका सब्जेक्टिव वेलबींग नहीं है तो आप स्ट्रेस में हैं, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी सारी बॉडी इंटरनली, चाहे आपके सिस्टम्स हैं, चाहे आपके हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, हर चीज आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा एस्पेक्ट आपका जो उसका सब्जेक्टिव वेलबींग का आ जाता है, वो आपकी साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है, आपकी स्टेट है, आपकी हैप्पीनेस है, आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी है, वो डिटरमिन हो रही है। अब एक इंसान नेगेटिव है, बेजार है, अपने आप को, अपनी लाइफ को एक बड़े ही नेगेटिव और आवाजारी की तरह से एवेलुएट कर रहे हैं, तो वो रेडिएट भी तो वही करेगा अपने रिश्तों में, वही फीलिंग, वही स्टेट, वही एस्पेक्ट्स वो रेडिएट भी करना शुरू कर देगा। सो वो इसका मतलब है कि मेरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ भी काफ़ी हद तक डैमेज होना शुरू हो गई है। और मज़े की बात ये कि अगर मेरा ही इतना बुरा सारा माइंडसेट है और ये वेल बीइंग है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर से अपने आप को तो डैमेज कर रही हूँ, मैं दूसरा की वेल बीइंग को भी डैमेज कर रही हूँ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद थर्ड डोमेन जो आ जाता है, अगर मेरा वेल बीइंग का कुछ इशू है या एस्टैब्लिश नहीं है, I might be a I will be a worker, but I will be a very unhappy worker. अब इतना ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है कि जी सब्जेक्टिव वेलबींग को वर्क प्लेस में उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्यों आज मोस्टली बाहर की कंपनीज में भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक अब IQ से ज़्यादा EQ को प्रेफरेंस मिल रही है, क्योंकि वो लाइफ स्किल्स बताता है, वो आपको लाइफ के प्रेशर, स्ट्रेस, चैलेंजेस, क्राइसिस सबको हैंडल करना सिखाता है, और उसमें आपको अपना आप भी हैंडल करना आता है। सो मेरी, इफ आई जस्ट वांट टू बी अ वर्कर और आई वांट टू बी अ हैप्पी एंड अ प्रोडक्टिव वर्कर, सो डायरेक्टली आपके जो वेलबींग है, सब्जेक्टिव वेलबींग है, उसका एक रिजल्टेंट मेरी वर्क लाइफ भी होगी, कि मेरे वर्क लाइफ का जो क्वालिटी है वो क्या क्या हो रही है, वो कहीं ना कहीं से इफेक्ट होगी। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके आसपास हो सकता है आप भी खुद भी हो उसमें, आई एम श्योर होंगे आप लोग भी, कि जिन लोगों का वेलबींग है, या आप देखें कुछ आप ऐसे कहें सिग्नल्स हैं या साइंस हैं किसी इंसान का सब्जेक्टिव वेलबींग एस्टैब्लिश है, मेंटेन्ड है, हेल्दी है उसका, तो पहली बात ये है कि वो एक तो लोगों को एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को एक्सेप्टेंस दी हुई है। फिर वो सोशली एंगेज रहता है, कट ऑफ होकर नहीं रह जाता, वो लोगों से इंटरैक्ट करता है, उसमें उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, वो किसी के लिए एक्सेप्टेंस बनता है, उसकी सोशल नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। सो ये भी एक साइन ऑफ उसकी सब्जेक्टिव वेलबींग का है। और जिस तरह से वो लोगों को एक्सेप्ट करता है, वो लोग भी उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तो बायलैटरल एक्सेप्टेंस है, तो उसमें it itself is a sign that the person is having his subjective well-being. Then एक और बड़ा साइन आपके सब्जेक्टिव वेलबींग का, अगर आपके मेंटेन्ड है, आप सेटिस्फाइड हैं, आप कंटेंटेड हैं, तो तभी तो आप कम्युनिटी वर्क में चले जाएंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे होंगे, और ओवरऑल आप यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, कंटेंटेड विद योर। फिर ऐसे लोग मैं, मतलब ये साइन भी है और ये तरीका भी है सब्जेक्टिव वेलबींग का, दैट इज योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जो लोग कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल अपनी, मैं ऑब्सेशन की बात नहीं कर रही, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात कर रही हूँ, जो कर रहे हैं तो वो एक सेल्फ कंटेंटमेंट का रिफ्लेक्शन है, उनकी एक पॉजिटिव माइंडसेट का है कि दे आर हैप्पी। तो ये सारे कुछ साइंस आ जाते हैं आपके, जिसमें हम
सब्जेक्टिव वेलबींग की बात जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे कुछ ये मेजर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें हम अपनी सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि भाई क्या ये चॉइस मुझे कर लेनी चाहिए। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई पर्सनली बिलीव कि एक सेकंड भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर रन में ये चीजें हमें बेनिफिशियल हैं। हो सकता है हमने 10, 15, 16, 17, 18, 20 साल इग्नोरेंस में गुजार दिए, बट जब हमें पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अखबार भी पढ़ते हैं, आप आई एम श्योर आप मीडिया से भी टोटली फेमिलियर हैं, इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं, इतना बड़ा कंसर्न बन गया है ये साइकोलॉजिकल इश्यूज कि वो पीछे कर गए मेडिकल इश्यूज को, क्योंकि इन्हीं साइकोलॉजिकल कंसर्न्स और इश्यूज की वजह से इंसान का फिजियोलॉजिकल वेलबींग भी डैमेज हो जाता है और डिजीजेस ऑटोमेटिकली पार्ट एंड पार्सल है इसका। आप रिसर्चेस उठा के देख लें, आज करंट मेडिकल साइंस में देख लें, साइकोलॉजी में देख लें, हर रिसर्च हर स्टडी के हर डिजीज के बारे में जो स्टडी है वो घूम फिर के कनेक्ट होती है स्ट्रेस से। टिप टो हर प्रॉब्लम की वजह स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपने कभी सोचा ही नहीं अपनी चीजों को सॉर्ट करने का, सो दैट आप एक स्टेट ऑफ वेलबींग में रहें, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, एक पॉजिटिवली अपने आप को एवेलुएट करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एवेलुएट करें और आपको अपनी लाइफ के बारे में सोच के कोई अफसोस, रिग्रेट और ये चीजें ना हो। सो द पॉइंट इज कि अब मेन कंसर्न ये है कि अगर मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कितनी ही इम्पोर्टेंट चीज है, राइट। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब हम इसको एज अ पार्ट ऑफ अ डेली प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें हम ऐसा, क्योंकि हम तो सारा वक्त बिजी हैं, हम जरूरियात जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, घर की चीजें ये वो ठीक है, वो हमें करना ही करना, लेकिन ये करते करते हम बहुत कुछ छोटे छोटे ऐसे एक्ट्स भी कर सकते हैं जिसमें शायद हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई एक्स्ट्रा डैमेजेस हमारी जिंदगी में नहीं हो रहे, लेकिन बेनिफिट जरूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहती हूँ पहला स्टेप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिवली इवैल्यूएट करने के लिए, अपने आप को एक्सेप्टेंस करें, अपनी खुद एक्सेप्टेंस करें। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करें, आप अपनी आपको पॉजिटिवली व्यू नहीं करें, तो फिर दूसरों का बुरा क्रिटिसिज्म आपको बुरा क्यों लगता है? ये जर्नी तो आपने खुद अपने अंदर स्टार्ट की हुई है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि भाई मुझे अब इस सिलसिले में एक स्टेप लेना है, जिसमें सबसे पहले है कि इफ मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं तो मेरी लाइफ में अच्छी चीजें भी होती रही हैं, मैंने क्यों अच्छी चीजों को भुला दिया और मैंने अपना पूरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो मैंने अपनी लाइफ की जो अनहेल्दी चीजें थी उनको पकड़ के मैं बैठ गई। वाई सो पहली चीज जो है सेल्फ एक्सेप्टेंस है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकंड जो हमें करनी चाहिए, जो कि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑन डेली बेसिस आई डू, इज आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एक ग्रैटिट्यूड वो होता है जो हम नमाज के जरिए करते हैं, जो कि इस पार्ट ऑफ आवर फराइज, और हमें अपने जो हमें हुक्म है उसके मुताबिक हम नमाजें पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं इसके अलावा भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ, हर चीज पे करती हूँ। अगर एक कोई नुकसान होता है उसमें भी शुक्र है अल्लाह आपने बचा लिया, शुक्र है करम किया। सो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग विच वी नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज हम कहीं कंपैरिजन की ऐसे एक ट्रेन चढ़े हुए हैं जिसमें हम यही भूल जाते हैं कि यार मेरी लाइफ भी तो किसी के लिए एक फेरी टेल हो सकती है। सो जिस लाइफ को मैं बुरा भला कह रही हूँ या बुरा भला कह रहा हूँ, हो सकता है वो किसी के लिए बहुत ही एक एस्पायरिंग चीज हो,
मैं हर वक्त ये रोना रो रही हूँ, हाय काम है, ये है, वो है, मुझसे ये है, वो है, हो सकता है कि मेरी लाइफ कोई और जीना चाहता होगा. सो ग्रेटिट्यूड इज समथिंग विच यू नीड टू डू. बहुत जरूरी है. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, another important aspect which we can use, और कोई एक स्टेप जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी कि मैं कोई 5-10 मिनट्स 10 मिनट्स में मोबाइल से हटके मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाऊं और ट्राई टू रिमेम्बर समथिंग गुड, गुड थिंग्स व्हिच आई डिड टुडे, उसके बारे में देखें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली हमारी नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह है कि हम हर वक्त पास्ट को लेके बैठे रहते हैं. ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, यूं होता, यूं होता, यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया. अब उस पास्ट की तरफ देखने में, सिर्फ आपको देखने में आपको सिर्फ एक नेगेटिव और डिप्रेसिव फीलिंग ही आएगी, और तो कुछ नहीं आएगा. सर मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट, बार बार आप स्लाइड कह रहे हैं, मुझे लगता है स्लाइड ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो हम बात कर रहे हैं वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं. स्लाइड्स मैंने आपको बताया मिल जाएंगी, शेयर नहीं हो पा रही, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं शो हो रही. द मोमेंट द लेक्चर गेट्स फिनिश्ड, आपके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शेयर हो जाएंगी सर. सो कमिंग बैक टू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. सो कमिंग बैक टू कि हम किस तरह से कर सकते हैं. सो ग्रेटिट्यूड की बात कर ली, थोड़ा सा माइंडफुलनेस की बात कर ली, मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, अपने साथ मी टाइम, मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं, सुबह फजर के बाद इट्स माय मी टाइम, सो आई टेक दैट टाइम फॉर माई सेल्फ. अब हम ये कहें कि एफर्ट भी हम कुछ ना लगाएं और चीजें भी हमारी चीजें स्मूथ हो ना, मुझे टेंशन हो ना, मुझे एंजाइटी हो ना, मुझे स्ट्रेस हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल. आई हैव टू मेक सम एफर्ट्स. जैसे हम रिस्क कमाने के लिए जाते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खाना खाने के लिए निवाला तोड़ के मुंह में डालते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली यू नीड टू मेक एन एफर्ट. अब किसी भी चीज के बारे में मैं एफर्ट तो तभी करूंगी ना जब मुझे पता चलेगा कि वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट है. तो ये चीज, देखिए, आप ये यकीन मानिए कि ये चीजें सारी डुएबल है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होंगी जब मैं इस बात को सीरियसली एक्सेप्ट करूंगी और मैं ये डिसाइड करूंगी कि नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. क्योंकि मुझे अपने आप को एक हेल्दी फंक्शनिंग स्टेट में रखना है, और उसके लिए लाइफ के प्रेशर, घर के प्रेशर, बाहर के वर्क प्लेस प्रेशर, ये सारे हैं, ये मुझे हैंडल करने आने चाहिए. ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती जो अगर आपको कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट बता दे जी ये 4 चीजें करें तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे बड़ा झूठ है. ये टेक्निक्स करने से आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप डिप्लीटेड मोड से निकल के इंथुजियास्टिक मोड और फाइटिंग मोड में चले जाते हैं. तो फिर आपका देखने का नजरिया ही बदल जाता है. आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, एक टेम्पररी हर्डल है जिसको आपने हटाना है. आप प्रॉब्लम वर्ड यूज करें या चैलेंज यूज करें, दोनों फर्क. आपको एक प्रॉब्लम आपको बिल्कुल डिप्लीटेड मोड में लेके जाती है, प्रॉब्लम थोड़ा सा, जो चैलेंज है वो आपको बड़ा इंथुजियास्टिक फीलिंग देता है. सो अगर हम अपने आप को अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में, अगर हम पॉजिटिव, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें. पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये है कि रियलिस्टिक पॉजिटिव सेल्फ टॉक. मैं कहीं भी ये नहीं कहूंगी कि जी अनरियलिस्टिक बातें करें, नहीं, रियलिस्टिक, रियलिटी बेस्ड, बट आप पॉजिटिव टॉक करें. अपने ना, नहीं, ये वर्ड्स जो है ना थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें.
छोटा सा, मैं ये नहीं कह रही कि कोई डेली बेसिस पे, जब आप करें छोटा सा बिल्कुल, उसका मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि छोटा सा हफ्ते में कर लें, डेली बेसिस पे कर लें, कुछ छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी को ग्रीट कर देना, किसी का हाल पूछ लेना, किसी को कुछ चीज ले देना, कुछ इस तरह से एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस है, वो आपको क्लिंज कर जाएगा अंदर से, ठीक साफ कर जाएगा। उसके बाद कोशिश करें कि आप अपनी वर्क प्लेस में भी अपने आप को थोड़ा सा सोशली एंगेज भी रखें, मतलब स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड एंगेज योरसेल्फ विद पीपल अराउंड यू। सो बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं। Only this is basically that only and only if you are ready to accept that how serious this matter is, and ऑलरेडी हमने हमने इतनी डिले कर दी इन चीजों के बारे में, इनके ऊपर फोकस ना करने के लिए। आज मोस्टली स्कूल्स में डे वन से, इवन फॉर दैट मैटर इंडिया में भी, दे हैव स्टार्टेड टीचिंग। हालांकि ये बात सिखाने, मतलब टेक्स्ट के थ्रू या स्कूलों में सिखाने वाली बात नहीं थी, एक आम सिंपल जिंदगी में हमें ये मिल जाता था, हाउ टू बी हैप्पी। क्योंकि हैप्पीनेस है तो आपके अंदर कंटेंटमेंट है। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी से लेके आपकी लाइफ क्वालिटी, हर चीज डैमेज है। अब ये तो अब आपका कॉन्शियस डिसीजन होगा कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस डैमेज फिनोमेना। क्योंकि देखें, आप स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारी इसी माइंडसेट कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रांसफर हो रहा होगा, और वो तो ऑलरेडी एक नेगेटिव माइंडसेट वाली जनरेशन है, जो दे थिंक वेरी पुअर अबाउट देमसेल्फ। सो अब ये तो हमारा एक डिसीजन होता है कि हमने क्या 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 हमने सोचा हुआ है कि हम क्या इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे। सो आपका how satisfied you are, how worthwhile your life is, how happy you are, इन सब का क्वांटम एंड रेशियो आपकी लाइफ में बढ़ जाना चाहिए, और ये आपके अपने हाथ में है। और जो नेगेटिव फीलिंग्स, एंगर, जेलसी, हॉस्टिलिटी, एंक्शसनेस, ये सारी चीजें जो है ना, वो उनको कोशिश करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको ये अपने अंदर बिलीव लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह योर लाइफ इज गेटिंग बेटर, एंड इट इज देयर। आपको, अगर आप उसको हर चीज को नेगेटिव प्रिज्म में लेके जाएंगे तो आपका नेगेटिव माइंडसेट बनेगा, और आपका फिजिकल, मेंटल वेलबींग जो है वो डैमेज हो जाएगा। आप बहुत सी बीमारियों से आपका सब्जेक्टिव वेलबींग आपको बचा लेता है। अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है तो आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको एंजाइटी है, प्रेशर, वो आपको अपनी लाइफ में रिलैक्स करना आता है, तो इट वोंट डैमेज योर फिजिकल वेलबींग। आपकी हीलिंग्स को सही कर लेता है, ठीक कर लेता है। नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस का बेबहार रिसर्चेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपके सारे वेलबींग को डिस्टर्ब, फिजिकल वेलबींग को, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर है या आपके बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हर तरह के सिस्टम को डैमेज कर लेती है। आपका सब्जेक्टिव वेलबींग उतना ही स्ट्रांगली रिलेटेड है आपके मेंटल वेलबींग से, आपकी हैप्पीनेस के साथ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, कुछ आपके ट्रेट्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी के हैं, लेकिन आउटलुक ऑफ योर लाइफ, आपकी रिजिलियंस, आपकी एडेप्टेशन टू लाइफ, आपके रिसोर्सेज, आपके सोशल रिसोर्सेज, द कंडीशन इन विच यू लिव,
उसमें रह के भी आप जो है अपने वेलबींग को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी हैप्पीनेस जो बढ़ेगी, लाइफ ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपकी फ्लो ऑफ पॉजिटिव फीलिंग ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो थोड़ा उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी. So you have to decide, you have to think, start doing small little things जो आपने शायद भूल गए हैं कि वो आपकी हैप्पीनेस के प्रेडिक्टर्स हैं. आपकी जो अपनी कोर वैल्यूज हैं, आप देखें आप क्या लाइफ में करना चाह रहे हैं. आप अपने साथ पॉजिटिव टॉक करें, पॉजिटिव चीजों को पढ़ लें. मेरा ख्याल से हमारे रिलीजन में तो इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी होप है कि हमें दाएं बाएं कोई और देखने की जरूरत नहीं है. नहीं तो फिर उसके आप कोई रैंडमली एक्ट ऑफ काइंडनेस करना शुरू कर दें. किसी को अगर आप राह चलते कोई एक रोटी ले देंगे, या सिर्फ किसी की तारीफ ही कर देंगे, किसी को एक अच्छा सा थैंक्स का नोट लिख देंगे, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कोई सरप्राइज दे दें. जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कल्चर में बिल्कुल ही खत्म होने की है, बहुत से लोग इससे अवेयर ही नहीं है कि जी ये पॉजिटिव एफर्मेशंस जो पॉजिटिव टॉक जो है, आई एम मतलब आई विल बी डूइंग इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, वो मैं कर सकती हूँ. थोड़ा सा अपनी लाइफ में बचपना ऑफ हैविंग अ लिटिल फन एक्टिविटी वो आप करें. जितना भी आपका गुस्सा है, नेगेटिव फीलिंग है, रिग्रेट, रिजेंटमेंट है, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए, और उसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय आप अपने आप को डैमेज करते हैं, फिजिकली बर्डन कर रहे हैं, इमोशनली बर्डन कर रहे हैं, या आप अपने को आपको खुद कर रहे हैं. मतलब गुस्सा होने से क्या आपको एक क्या वैल्यू ऐड कर रहा है वो? कुछ भी नहीं करता. और उस गुस्से से आप खुद ही विक्टिमाइज होंगे, कोई और नहीं होगा. अगर आप अपने एंगर को रिप्लेस कर लें फॉरगिवनेस से, तो इसमें क्या है? इसमें आप भी खुश, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इज खुश. आपकी जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है, सब्जेक्टिव वेलबींग है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस का प्रेडिक्टर है. तो यू हैव टू सिट थिंक कि यार आई डिजर्व टू बी हैप्पी, आई डिजर्व टू बी वेल. हो सकता है आपको एक नया आउटलुक आ जाए लाइफ में. So this is where I think you have to make a very conscious choice. We all need to make a conscious choice to realize the importance. और I'm sure आप किसी एंगल में भी इग्नोरेंट नहीं होंगे कि कितनी ज्यादा रेशियो ऑफ साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स बढ़ चुका. So please can we now open the house for the questions, because फिर वो नमाज का भी टाइम आ जाएगा. So please can we do it now? जी मैम, जिन पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज है मैं उनके माइक अलाउ कर रहा हूँ. जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, मैं डॉक्टर हाशिम फारूक फैसलाबाद से. अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी क्या वजूहत हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा हैं, और इसी तरह जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और या खुसूसन वो जो सर वो ये कि वो है बाहर भी. ठीक है, थर्ड वर्ल्ड के आप हाईएस्ट साइकोलॉजिकल रेट जो है साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग का, वो यूएस में है. मसला ये है कि वहां पर चूंकि अवेयरनेस है और स्टिग्मा नहीं है, तो पीपल गो फॉर प्रॉम्प्ट एंड टाइमली हेल्प. हमारे यहाँ अभी तक मैं अगर इन 26 साल में देखूं
बस ऐसी बज़ाहिर लोग अपनी आपको प्रोपोगेट करने के लिए कहते हैं अखबारों और टीवी और यूट्यूब में, बस अदरवाइज माइंडसेट इतना स्लो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल इलनेसेस। सो पहली बात है, जब आप एक चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, एक चीज को स्टिग्मा बना के रखा हुआ है, तो फिर जाहिर है उसकी रेमेडीज और इन चीजों की तरफ तो लोगों को पता ही नहीं होगा। अब कहीं जाके ये सोशल मीडिया की वजह से यंगर जनरेशन जो है वो थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हुई है, वरना अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको डिनाइल में ही हैं। सो इसीलिए देखें, मसाइल तो दुनिया के जहाँ जहाँ इंसान है वैसे ही कैरेक्टर्स हैं, वो ये कम ज्यादा का फर्क है। ये आप नहीं कह सकते कि जी यूरोप में मसाइल नहीं है, अमेरिका में मसाइल नहीं है, हर जगह है। सिर्फ क्वांटम और उसका नेचर बदल जाता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज वहां पर हैंडल हो जाते हैं, प्रॉम्प्ट हेल्प है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, प्रिवेंटिव है। यहाँ पर है ही नहीं, एब्सेंस है सब चीजों की। ये एक मेजर वजह। हेलो जी जी, क्वेश्चन ये था आपसे करना था कि एक सोसाइटी का ओवरऑल एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाता है कि वो एंगर में आ जाती है हमारी सोसाइटी में, जिसमें पेशेंस कम है, तो इंडिविजुअल है वो भी जो है ना वो उसके अंदर रहता है, तो वो भी लेकिन अनकॉन्शियसली उसी में नहीं सर, नहीं इतना नहीं है, हम इतने हेल्पलेस नहीं है। हम कहते हैं जी कलेक्टिव अनकॉन्शियस बन जाता है, तो उस कलेक्शन में हम इंडिविजुअल तो है ना। जी अब मैं एज इंडिविजुअल हूँ, आप एज इंडिविजुअल है, हमने अपने ऊपर तो काम नहीं करते, हम माशरे के ऊपर ब्लेम गेम पे चल पड़ते हैं, शिफ्टिंग द ब्लेम्स में आ जाते हैं। हम तो बात करें वी एज इंडिविजुअल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम जी अपने वेलबींग पे काम कर रहे हैं तो फिर हम कलेक्टिव वेलबींग पे भी, आप वाली टर्म पे आ जाओ तो वो फिर कलेक्टिव वेलबींग भी हो गया। क्योंकि अगर मैं जी एक स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन में और कंटेनमेंट में हूँ, तो मैं जहाँ काम कर रही हूँ, जहाँ रह रही हूँ, जिनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं रेडिएट तो वही करूंगी ना। और अगर मैं नेगेटिव हूँ और टोटल एक पेसिमिस्टिक हूँ, और फिर तो मैं क्या टॉक्सिक किस्म की फीलिंग को रेडिएट करूंगी। जी तो हम देखें, सुधार तो हम एज एन इंडिविजुअल, हम एक दूसरे को, आप खड़े हो जाए कहीं दुकान पे खड़े, हर कोई दूसरे को sermon दे रहा होगा, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करेगा। जी So basically we need to work on our own individual selves. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मैडम क्वेश्चन ये है कि क्या साइकोलॉजी और रिलीजन को आपस में कोरिलेट किया जा सकता है फॉर कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस? Why not? Why not? I प्लीज ये सर अपना, जफर साहब अपना माइक बंद कीजिएगा प्लीज। जी सर, मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ अपने ग्रेटिट्यूड में और कैथारसिस में, ये सब कुछ होता है। आप यू टॉक टू, ठीक है, आप नमाज में करते हैं, आप अल्लाह से वैसे बात करें। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कैथारसिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, ग्रेटिट्यूड क्या, इट्स ऑल अबाउट थैंकिंग ऑलमाइटी व्हाट ही हैज गिवन अस। थैंक यू मैडम। हमारा रिलीजन देखें होपलेस होना नहीं सिखाता। अगर आप अपने रिलीजन को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप डिप्रेशन में और सुसाइडल आइडिएशंस और सुसाइडल थॉट्स की तरफ नहीं जाते। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है इसमें सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए हम कुछ बताएं कि किस तरह करें सब्जेक्टिव वेलबींग। मैंने आपको बताया सर, आप अपने आप एक्सरसाइज थोड़ा मुश्किल है ना, हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सर पहली बात, ये जो आपने पहला ही वर्ड बोल दी ना मुश्किल है, तो फिर अब कुछ नहीं होगा। ये जरा अपने साथ जो वर्ड्स, जैसे मैंने कहा ना कि पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स का, और कोशिश करें अपने लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ये नेगेटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस और नेगेटिव वर्ड्स को थोड़ा कम करना शुरू कर। रुके, थोड़ा सा पॉज ले, बहुत ओवर डन है हम नेगेटिविटी से। कोई मुश्किल नहीं है अपने आप को चेंज करना, अपने माइंडसेट को चेंज करना, अपनी हैबिट्स को। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं, जो कि मैंने भी सीखा है, मैंने सीखा कि मैं थोड़ा सा अब अपने आप को चेंज करूं, तो मैंने वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने शुरू किए। जी जी ठीक। देखिए, एक जिंदगी हम गुजार देते हैं अपने आप को एक तरीके में चलाने में, और फिर कहते हैं कि ठीक होने में हम 15 मिनट लगे, 15 घंटे लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ,
हम ये करना शुरू करेंगे, आप आहिस्ता से देखेंगे कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आप खुश भी रह रहे हैं और चीजें भी वही हैं, प्रॉब्लम्स भी वही हैं, लेकिन सब स्मूथ चलना शुरू हो गया। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी एनी अदर क्वेश्चन? मैडम एक और क्वेश्चन है मेरे ज़हन में कि एक सूफी बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी व्हेन अप्लाइड टू वन सेल्फ इज अ साइंस, बट व्हेन साइकोलॉजी इज अप्लाइड टू अदर सेल्फ इज अ मिस्टिसिज्म। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरे नहीं ख्याल, मैं तो बड़ा साइंटिफिकली इस चीज को लेके चलती हूँ, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। देखिए ये कोई भी नॉलेज, ठीक है, रिलीजन मुझे हेल्प करता है इसके अंदर कुछ चीज़ों को एमलगेट सनर्जाइज करने में, कि आप चीज़ों को और बेहतर कर लेते हैं, कल्चरली बेस्ड कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम मिस्टेकली बात करेंगे। मतलब अगर कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैं अपने लिए यूज करी हूँ, मैं आपको भी बताऊंगी। अगर मैं कोई थेरेपी कर रही हूँ तो मुझे कल्चर फ्री हो के, आपके साथ हो सकता है मेरा क्लाइंट किसी और रिलीजन का भी हो, मैं कल्चर और रिलीजन बाइसेस से हट के उसको एक साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैडम, अस्सलाम। जी जी जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक घर में जो है डिफरेंट जो है वो रिलेशंस होते हैं, पेरेंट्स भी हैं, जी उसके बाद ठीक है, सही है। उसमें अब मिसेस भी हैं और इस तरह से मतलब सारे रिश्ते मौजूद हैं। तो ठीक उनमें है। अगर जो है वो सबसे बड़े हैं मतलब पेरेंट्स की शक्ल में से, तो हम्म। वो जो है वो उन साइकोलॉजिकली हम बाकी लोग समझते हैं कि इनका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है टुवर्ड्स द ऑल अदर रिलेशंस। तो हम्म। हम उनको किस तरह से क्या थेरापी करें कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएं? मींस वो देखें, मैक्सिमम नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन सर देखें, उनका नेगेटिव सोचने में हम बहुत बड़े एक हिस्सेदार हैं। एक बंदा जब जॉब से रिटायर होता है, हम उसको पूरी ये फीलिंग देते हैं कि तुम यूजलेस हो गए हो। हम उसको ये पूरी फीलिंग देते हैं ये कह के कि आपने क्या करना है जाके। हम उसको ये फीलिंग देते हैं कि आपने ये क्या पहनना, ये रंग आपने क्या करने, आपको क्या जरूरत है टच फोन की। ये कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट तो हम ही हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं इस एज में, उनका टॉलरेंस लेवल हो सकता है कि वो एक डिपेंडेंसी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे, लेकिन अब वो एज के हाथ मजबूर हो गए हैं। कभी आप उनका जगह पे देखें ना कि खुद सून वी विल बी देयर आल्सो। सो यस। जितनी टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस आप अपनी औलाद के लिए दिखाते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा हमें अपने पेरेंट्स के लिए दिखाना चाहिए। हो सकता है वो जिटरी हैं, हो सकता है वो नेगेटिव हैं, हो सकता है वो खुश नहीं है, तो हम ये तो पूछे ना कि वो खुश क्यों नहीं है। हो सकता है कि कहीं हमारे रवैये या कोई लाइफ पैटर्न, हो सकता है वो कंपेल्ड है एक लाइफ पैटर्न में रहने में। हम उनका पर्सपेक्टिव भी तो देखें ना। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत वालेकुम शुक्रिया अस्सलाम। अच्छा, जी मेरा क्वेश्चन ये है कि माशरे के अंदर रवादारी और टॉलरेंस बढ़ाने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हम आपको सिखा ये सकते हैं कि पहले आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। अब पेशेंस डेवलप करने का पहला स्टेप, मैं तो हमेशा कहती होती हूँ कि लर्न टू लिसन टू पीपल। हमारी कौम, स्पेशली पंजाबी कौम, तो आधी बात भी नहीं खत्म होती तो हम अगले की गर्दन काटने को तैयार होते हैं। अच्छा, और जब वो बात को हम बीच में इंटरप्ट भी करते हैं तो साथ 2 जजमेंट्स भी डाल देते हैं अपनी, तो वो बात इतनी भयानक एंड हो जाता है ना उसका। सो अगर हम कोशिश करें, ये I have actually done with myself that I do let people now say whatever they want to say, and I'm not saying anything. I'm just listening. इधर ना फेंकूना, इधर अंदर Right? आगे चला जाएगा, मिलेगा नहीं, अब खुश हो जाओ, कैश आप गुम हो गया। Please kindly ये mic जरा please. Thank you. So उस केस में पहला काम ये है कि हम थोड़ा सा टॉलरेंस जो है ना, वो पहले हम पेशेंस डेवलप करेंगे तो फिर आगे टॉलरेंस आएगी।
तो ये करना शुरू करें। आप डेली लाइफ में किसी को भी बात मुकम्मल करने दें, फिर देखें आपके अंदर पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। जी सर। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है कि ये टॉलरेंस जो है ये ज्यादातर ये पढ़े लिखे लोगों में इनटॉलरेंस ज्यादा होती है या ये अनपढ़ लोगों में ज्यादा इनटॉलरेंस होती है? नहीं, मैंने तो पढ़े लिखे भी इंटॉलरेंट देखे हैं बहुत ज्यादा। इससे लार्जली आपकी कंडीशंस, आपका टेम्परामेंट, आपका माइंडसेट बड़ा एक अहम रोल करता है। सो यू कांट से कि पढ़ा लिखा और वो, उसमें जाहिर है कल्चर अगर आ गया। वैसे तो अल्लाह माफ करे जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कहीं से कल्चर्ड भी नहीं लगते। तो इसको हम अब आजकल के ज़माने में तो बड़ा ही ये वीक प्रेडिक्टर बन गया तालीम जो। आपकी ट्रेनिंग, आपका फैमिली पैटर्न, ये चीज़ें ज़रूर हैं इम्पोर्टेंट। जी सर। मैडम जी सर। अच्छा मैडम, ये क्वेश्चन था कि हमारा मोस्टली जो रिलेशन है या कांटेक्ट कॉलेज के जो मुलाजिमीन है उनके साथ होता है, तो वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन सीट पे हैं वो हैप्पी रहना चाहते हैं, वो अपना पॉजिटिव बिहेवियर भी शो करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जी इसने कुछ करना तो है नहीं, ऐसे कहता रहता है। तो हम उनको कैसे टैकल करें? देखें वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जी इन्होंने करना कुछ नहीं, वैसे बड़े ये मीठे बोल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो या तो जो आप बोल रहे हैं मीठे वो अनरियलिस्टिक है और जो पॉसिबल नहीं है पूरे करना उनके लिए, तो फिर आप मत बोलें, ऐसे बोल रियलिस्टिक बोलें। ये तो वही बात हुई ना कि ये मुझे तो फीलिंग ये आ रही है कि शायद आप उनको फॉल्स होप देते हैं, फिर वो जो होप पूरी नहीं होती तो वो डिसकंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए मैं कभी भी वो चीज कमिट किसी के साथ नहीं करती जो मैं नहीं कर सकती, जो मेरी बाउंड्री से बियॉन्ड होगी। मैं कभी किसी को गलत होप नहीं देती। मैं बता देती हूँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, एज सिंपल एज दैट। मैं उनको गलत होप नहीं दे सकती। हाँ, ये अगर इस किस्म का उनका रवैया हो रहा है तो वो डिसकंटेंट इसी वजह से है कि उनको शायद गलत होप दी जाती है। नहीं, होप की मैडम बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अब मैं मतलब कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन सीट पे है, वो उसको कोई होप नहीं दे रहा, लेकिन आपने उनसे काम भी करवाना है, वो आपका बात नहीं मान रहे और आप तो पोलाइटली कह भी रहे हैं और फिर वो इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस बारे में नहीं, बात कर। देखिए अगर आपकी पोलाइटनेस को अगर वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको असर्टिव होना पड़ेगा। थोड़ा सा असर्टिव होना पड़ेगा। असर्टिव होने का मतलब ये नहीं कि हम डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। कहने का तरीका है ना, तो थोड़ा सा असर्टिव हो, और ताकि जो जिस जिस काम के लिए वो आते हैं, जिस काम के लिए वो सैलरी लेते हैं, तो वो उनको बताएं कि ये रिस्क हलाल है, मुफ्त नहीं है। सो यू हैव टू बी लिटिल असर्टिव। अपनी थोड़ी सी पावर को थोड़ा सा यूज कर लें, अब्यूज ना करें बट यूज कीजिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं 3 सवाल की बात कर रहा हूँ जी सर। गवर्नमेंट कॉलेज अहमदाबाद फैसलाबाद से। जी मैडम जी सर। आपने इसमें एक बात की जो कि बहुत एक अच्छी बात है कि आपने ये कहा कि इंसान जो जिद और एंगर में सबसे ज्यादा नुकसान तो वो अपना ही करता है। बिल्कुल हकीकत। लेकिन अगर किसी भी अदारे में कोई से अगर सरबराह है वो इस प्रैक्टिस को कर रहा है तो वो नुकसान अपना तो चलो जो भी कर रहा होगा, लेकिन अदारे का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है उसमें। तो उस सूरत में जो बाकी लोग हैं वो उनको क्या बिहेव करना चाहिए, वो कैसे इस चीज से जो है वो जाहिर है अल्टीमेटली नुकसान या इफेक्ट तो हो रहे होते हैं वो भी। सर मेरी बात सुने, अभी जो विदाउट एनी पॉलिटिकल सिंपथीज और नथिंग डूइंग, अभी क्या हो रहा है? ये जो आपने एग्जांपल दी, क्या पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ऐसे हमारा मुल्क जो है तबाही के दहाने पे चला खत्म ही हो रहा है ना, चला गया। और वो एक अलग जंग चल रही है उन हजरात की। जी जी बिल्कुल। टोटली ओब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि डे टू डे इंसान अब क्या कर रहे हैं। हम सारे अपनी अपनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं डेली, अपने सर्वाइवल की कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। सुबह से लेके शाम तक हम यही स्ट्रगल्स में ना आजकल हर इंसान। So that's exactly what you are going to be doing over there. You have to survive there. You have to do a struggle of your own self to save yourself. अब वो खुद खराब है, इदारे हमारे तबाह हैं, खताब, वो तो आपको पता है, लेकिन क्या अब उसका
मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको ठीक कर चाह के भी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस हायरार्की में नहीं आती। लेकिन मैं अपनी जात की और मेरे से मुंसलिक लोगों की जो सर्वाइवल की जंग है, वो मैं क्यों गिव अप करूं उन लोगों की वजह से जिनको मेरे को परवाह ही नहीं है। जो कंक्लूजन या टेक होम जब वैसे हम जिसको बोल सकते हैं, तो यही है कि हमें इसको, आई एम श्योर आप सबको वेरी वेल एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड, कि आपको पता है कि ये क्या इतनी इम्पोर्टेंट, क्यों ये चीजें बनती जा रही हैं हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं चीजों को इग्नोर कर करके हमारे लिए हमने अपने लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कर दी। और हैप्पीनेस के लिए कहाँ लिखा है कि आपको कोई एक बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, गाड़ियां चाहिए और ये चाहिए, वो आपके लिए फुलफिलिंग जरूर हो सकते हैं। और आप अपने नियर अबाउट देखें, जितने भी आपको बहुत ही सो कॉल्डली बड़े रिच और ये किस्म के लोग हैं, वो दे आर वेरी अनहैप्पी बिकॉज इसमें उनका वेलबींग भी सही नहीं रहता, उनके रिलेशनशिप इफेक्टिव होते हैं, सारे इफेक्टेड हुए होते हैं। सो इस वजह से उसको आप हैप्पीनेस को उसको से मत तोलिए कि जी इतना अमाउंट होगा या ये गाड़ी होगी या ये पहनूंगा या ये होगा, तो फिर ही हैप्पीनेस आएगी। और ये भी कभी ना कहें कि बहुत से लोगों में अभी टाइम नहीं है खुश होने का, वी आर टू बिजी इन लाइफ मेकिंग मनी। सो ये सबसे मेरा ख्याल से गलत किस्म की चॉइस होगी किसी भी इंसान की कि वो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी ना दे। जी श्योर, मैं आई विल शेयर इट। किसी ने लिखा है कुछ मटेरियल, मैं डेफिनेटली करूंगी, लेकिन इसमें रीडिंग से ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने पढ़ लिया, आपको मैंने बता दिया, आपको बताया ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको 1000 और भी बता सकती हूँ, बट बाय द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस करना है। छोड़ दें, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसके बिहेवियर के जिम्मेदार नहीं हैं। फिर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो गए लाइफ में, नेगेटिविटी हो गई, लॉसेस हो गए, स्टॉप ड्वेलिंग इट। अगर हमारा इतना ही बिलीव होना कि अल्लाह ताला ने बचा लिया किसी बड़ी मुसीबत से, तो आधी चीजें व्हाई आई फील लाइटर इन माय लाइफ इज कि मैंने तो अपनी सारी चीजें अल्लाह पे डाली हुई हैं। अल्लाह यू नो इट बेटर। तो आप थोड़ा सा ये पढ़ने के अलावा प्रैक्टिसिंग की तरफ आ जाए ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये सारा सिलसिला। जितनी भी आप कोई हमारा जो माइंडसेट है ना, वो पिल कल्चर टाइप है कि जी कोई दवाई मिले और सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये करने से आप मेडिसिन वगैरह से जरूर बच जाएंगे। सो अगर थोड़ी बहुत ये चीजें करें और अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रिवेंट कर लें, तो आई थिंक इट्स वर्थ डूइंग इट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं उस्मान हनीफ हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद से। जी जी सर। मैम मेरा सवाल है कि अगर आप अपना काम बेहतर तौर पे कर रहे हो, तो जो लोग काम नहीं करना चाहते इदारों में, वो आपको डिग्रेड बहुत करते हैं, इस वजह से आप आपसे डिप्रेस भी जेलस हो है जाते ना, तो आपसे जेलस हैं। हैं। जी मैम। आपसे जेलस हैं तो मैं तो खुश होंगी यार, मुझसे जेलस, इसका मतलब मेरा काम अच्छा है। लेकिन मैम फिर आप इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि फिर आप वो काम कर नहीं सकते। आप सुना इसके लिए नहीं क्या? ना मैंने, नहीं आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि इस तरह से मेरे साथ होता है कि अगर कोई ऐसा है जो मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, या ये ना करो, यूं ना करो, ऐसे ना करो, तो मुझे अगर उसके मोटिव का पता है कि यार ही और शी जस्ट वांट्स मी नॉट टू वर्क, इसका मतलब है मेरा काम इतना अच्छा है जो इसको इस चीज में मुब्तला कर रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा सर, मैं हमेशा कहती हूँ सर, एक मिनट, मैं हमेशा अपने सेशंस में, लेक्चर्स में कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में टॉक्सिक लोग होंगे तो हम बेहतरीन बनेंगे खुद। उनकी गंदगी से हम साफ हो जाते हैं, ये उनको भी नहीं पता। हमें उनको हैंडल करना आ जाता है, अपने आप को ठीक करना आ जाता है। जी सर कहिए। एक लम्हे के लिए तो फिर वो जो होते हैं वो डिप्रेशन में आप आ जाते हैं ना, जब आपकी हर बात ही सर ये डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक वर्ड है और हम इसको च्युइंगम की तरह इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी होती है। सो डिप्रेशन नहीं है, वो हल्का सा बंदा लो फील करता है, कोई बात नहीं। आपको मुझे अपने काम का पता है, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि तुम ये नहीं करी वो नहीं करी। मुझे पता है वो नहीं इस लेवल का काम कर सकता है, कर सकती। ही और शी इज जेलस, तो मैं उस बारे में तरस खा के उसको इग्नोर करूंगी। यार चल रहा है, बना ही ऐसा है।
कई लोग बने ही ऐसे होते हैं, जब वो मुंह खोलते हैं उनका मुंह से खराफाती वो निकलती है। वो एक्चुअली उनका भी एक पर्पस है, वो पैदा ही इस दुनिया में इसलिए हुआ है कि बाकी और जो लोग हैं हम उनसे सीखें और हम खुद अच्छे इंसान बन जाए उनकी वजह से। उनको ये नहीं पता कि वो अपनी वो जो एक फजूल गुफ्तगू करते हैं। देखें, ऐसे लोगों से हमारा एक्सपीरियंस होगा तो हमें ऐसे लोगों को हैंडल करना आएगा ना जी। गिरेंगे तो उठना चलना आएगा, सिंपल इज दैट। बट ये कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करें, बेबी स्टेप्स लेने, अपने साथ प्रॉमिस कीजिए, अपने वेलबींग के लिए काम करेंगे, कोई छोटी सी अपनी हॉबी रिवाइव कर लें, नया हॉबी डेवलप कर लें, फ़ोन से थोड़ा दूर रहें, बहुत ज़्यादा ना करें। ये भी एक बहुत ही टॉक्सिक हैबिट बन चुकी है दुनिया की, रिश्ते ख़त्म करके हम मशीनों पे लगे हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे एवेल्युएशन और वेलबींग की, वो मैं 10 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करके फिर सोचती हूँ कि जी हो मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है, वो तो मैंने खुद ही जाने दिया। यही चीज़ अपने बच्चों में, फैमिली में, ये आप एक माइंडसेट को डेवलप करें ताकि हम वी आर एबल टू रेयर हेल्दी एंड अ सेफ यंगर जनरेशन आल्सो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अपने इसको फ़ोन को भी कटेल करें, इस यूजेज को।